नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नए बिंदु के साथ। तो आज करते हैं शुरुआत सेट की। उम्मीद करते हैं कि शुरुआत की है तो अंत भी करेंगे अंबेडकर दर्शन के साथ। तो सेट का और नेट का, सेट और नेट के लिए एक टॉपिक है अंबेडकर दर्शन, उसी को हम करेंगे। टारगेट है 2026 वाला और ये आपके दोनों में ही काम आने वाला है। और ये जो क्लास रहेगी वो थोड़ी सी मतलब शॉर्ट क्लास जिसे कह सकते हैं, सारांश कह सकते हैं, क्योंकि अंबेडकर दर्शन का कोई अंत तो है नहीं, ठीक है ना। और बिंदु जो है इसमें बहुत ज़्यादा है और सेट के हिसाब से हम देखें तो समय हमारे पास केवल 1 महीना बचा है। तो उसके हिसाब से मैं यह कोशिश करूंगा कि जितने भी टॉपिक करवाए जाएं स्पीड से करवाए जाएं। और इन सब टॉपिक की जो PDF है वो अपने ऐप पर निःशुल्क मिल जाएगी। साथ के साथ में ही ऐप पर जो है संकुल मार्गदर्शन ऐप पर निःशुल्क मिल जाएगी। और इस जस्ट क्लास के बाद जस्ट आपको वहाँ PDF मिल जाएगी। ये PDF है। PDF ही मैंने PPT की PDF नहीं रखी है, आप ध्यान रखें। ये तो PPT है, लेकिन अपने क्या है PPT की PDF ना रखी, क्योंकि PPT की PDF जो है वो निकाल नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने अलग से ये PDF बनाई है। और डाउनलोड का मुझे पता नहीं अभी शुरू किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो वहाँ डाउनलोड का भी मैं ऑप्शन शुरू करवा देता हूँ, जिससे आप ये डाउनलोड करके इसकी कॉपी बाहर निकलवा सकते हैं। ये PDF है, अच्छे से तैयार की गई है इसकी। चलो देखते हैं अंबेडकर दर्शन। वैसे तो अंबेडकर जी के बारे में आप सभी अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि भारत में रहने वाला कोई इंसान अंबेडकर जी को नहीं जानता तो ये हो नहीं सकता। जीवन परिचय सबसे पहले हम देखेंगे इनका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय की हम बात करते हैं। भारत के संविधान निर्माता, शोषितों, वंचितों और दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक प्रदेश में हुआ था। ये ऐसी चीजें भी वैसे तो लगता है कि जन्म कहाँ पूछेंगे, लेकिन पूछा जा सकता है। सेट के पेपर में इतने कठिन जो प्रश्न है वो नहीं आते हैं, इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है और जो सारांश है वो ध्यान रखना है। और ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया। वैसे तो अंबेडकर जी के बारे में जितना भी कहा जाए, मतलब हम किताबों में, क्योंकि उन्होंने खुद ने लगभग 32 से लेकर 40 पुस्तकें लिखी थी। 32 से लेकर 40 पुस्तकें तो उन्होंने खुद ने लिखी थी, बड़ी बड़ी, जिनमें से एक संविधान भी आ जाता है इतना बड़ा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उनके बारे में हम विस्तार में जितना मर्जी बता लें, और लोगों ने न जाने कितनी किताबें लिखी है, तो हमें सारांश में पढ़ना होगा। अंबेडकर दर्शन का मूल मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि मूल यही था कि वो दलितों, शोषितों, वंचितों और महिलाओं के अधिकार के लिए अंतिम समय तक लड़ते रहे थे। उनका मानना था कि जब तक समानता नहीं आती है तब तक लोकतंत्र जो है वो प्रभावी रूप से लागू नहीं हो सकता। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो इन लोगों के, वो जैसे कि हम साधारणतः मान लेते हैं किसी जाति या वर्ग विशेष के, नहीं, जाति वर्ग विशेष के वो नेता नहीं थे, वो पूरे देश के नेता थे, पूरे देश के लिए सोच रहे थे। और जैसा कि हम देखते हैं कि एक जो बड़ा बुजुर्ग या पिता जो होता है वो हमेशा कोशिश करता है कि उसका जो बेटा कमज़ोर है उसकी हेल्प की जाए, और ऐसा कोई तरीका देखा जाए कि कमज़ोर बेटा भी जो होशियार है उसके इक्वल आ जाए। ऐसी कंडीशन उन्होंने कही थी, क्योंकि देश का विकास, किसी भी देश का विकास, आप कहीं भी चले जाओ और खुद का भी सोच लेना चाहिए, परिवार का सोचो चाहे जाति का सोचो, जब तक उस जाति की महिलाएं, उस जाति के वंचित, शोषित जो लोग हैं वो जब तक बराबर नहीं हो जाते तब तक उसका विकास नहीं हो सकता। देश की हम बात करें, हम सोचें कि एक स्पेशल वर्ग वो विकास करता रहे, महिलाएं विकास न करें और दलित या शोषित जो लोग हैं वो विकास न करें, गरीब गरीब होता जाए, अमीर अमीर होता जाए, और फिर तुम ये सपना देखते हो कि देश का विकास हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता। देश का विकास तभी होगा जब सब का विकास होगा। और यही सोच जो है बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। बाबा साहब, उन्होंने विलक्षण प्रतिभा का धनी माना जाता था, उन्हें विलक्षण प्रतिभा का धनी माना जाता था, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। वे अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे और न जाने क्या क्या, ठीक है। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई रामजी सकपाल।
वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। सारांश में ही मैं बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है। उन्होंने दलितों, किसानों और महिलाओं के उद्धार के लिए अनेक आंदोलन चलाए। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री भी बने। उन्होंने महिलाओं के लिए 50% महिलाएं, जो हिंदू कोड बिल जो आया था वो 50% महिलाओं के लिए था, ठीक है ना। महिलाएं शायद आज उन्हें याद ही नहीं करती है, लेकिन महिलाएं उनके बारे में पढ़ेगी तो आज जितने भी अधिकार हैं, महिलाएं अगर पढ़ पा रही हैं, अगर बाहर निकल पा रही है, नौकरी कर पा रही हैं, ये जितने भी अधिकार महिलाओं को मिले गए हैं वो संविधान के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिलाए गए हैं। विशेष रूप से प्रमुख रचनाओं की बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो 1923 ईस्वी में रुपए की समस्या, ठीक है, और 1936 ईस्वी में जाति का विनाश, 1943 ईस्वी में रानाडे, गांधी और जिन्ना, 1945 ईस्वी में पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। एक बात और ध्यान रखें, एक सरसरी निगाह से जरूर पढ़ें। इससे क्या होता है कि वहां अगर कहीं ऐसी रचना पूछी जाती है, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, रानाडे, गांधी और जिन्ना, रुपए की समस्या, जाति का विनाश, ये जब आपसे कोई पूछेगा तो आपको याद नहीं होगी, लेकिन वहां ऑप्शन में जब आएगी तो आपको याद हो जाएगा कि एक कहीं न कहीं दिमाग में ये बात रहती है कि ऐसी रचनाएं किसकी थी, तो ये आसानी से आपको याद रह जाएगा अगर आप आसानी से बोल देंगे। एक बार भी अगर आपने पढ़ा है तो स्टेटस एंड माइनॉरिटीज, 1948 ईस्वी में अछूत कौन थे और कैसे बने, अछूत कौन थे और कैसे बने। 1948 ईस्वी में शूद्र कौन थे, 1957 ईस्वी में बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध और उनका धम्म, ये उनकी रचनाएं थी। एक बार और बता दूं, 1923 ईस्वी में रुपए की समस्या, 1936 ईस्वी में जाति का विनाश, 1943 ईस्वी में रानाडे, गांधी और जिन्ना, 1945 ईस्वी में पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, 1947 ईस्वी में स्टेटस एंड माइनॉरिटीज, 1948 ईस्वी में अछूत कौन थे और कैसे बने, 1948 ईस्वी में शूद्र कौन थे, 1957 ईस्वी में बुद्ध और उनका धम्म, ये उनकी रचनाएं थी। जाति व वर्ण विहीन समाज की परिकल्पना, उन्होंने जाति व वर्ण विहीन, जिसके किसी प्रकार का वर्ण न हो, वर्ण से तात्पर्य जैसे उनका महात्मा गांधी जी के साथ हमेशा 36 का आंकड़ा चलता था। रीजन क्या था, रीजन ये था कि महात्मा गांधी जी जाति को बनाए रखना चाहते थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो जाति को बनाए रखना नहीं चाहते थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के जो पक्षधर थे और भीमराव अंबेडकर नहीं थे। उनका मानना था कि अगर जाति रहेगी तो छुआछूत भी रहेगा। गांधी जी छुआछूत को मिटाना चाहते थे सिर्फ, ये सारी चीजें मैं अलग से नहीं बता रहा हूं, इसी के अंदर आ जाएंगी, ठीक है ना। गांधी जी कह रहे थे कि वर्ण व्यवस्था बनी रहे, जाति भी बनी रहे, ठीक है ना, इससे देश का और अच्छे से विकास होगा। लेकिन उसमें से जो छुआछूत है, सभी जातियां जो है दूसरी जातियों से स्नेह करें, ऐसा था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जातियों को खत्म करना चाहते थे और अंतर जातीय विवाह के ये पक्षधर थे। जाति व वर्ण विहीन समाज की परिकल्पना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। उनका उद्देश्य वर्ग व जाति विहीन समाज की स्थापना करना था। उनकी इस परिकल्पना के पीछे दलित पिछड़ों की सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक परिस्थितियां थी। हजारों साल से यह परिस्थितियां ज्यों की त्यों बनी हुई थी। उनका मानना था कि अगर ऐसा हो पाता तो नहीं होता। उनका कहना था कि जो वर्ण व्यवस्था है वो कहीं न कहीं आर्थिक व्यवस्था पर भी टिकी हुई है, उसी वर्ण व्यवस्था पर ही अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, और जो उच्च वर्ग है कहीं न कहीं उसको इसका लाभ मिल रहा है, और कोई भी इंसान अपना लाभ छोड़कर लाभ कभी नहीं छोड़ना चाहेगा। इसलिए जब तक जाति रहेगी तब तक लाभ रहेगा, और जब तक लाभ रहेगा तब तक जाति रहेगी। तो जब तक जाति नहीं हट जाती तब तक समानता आ नहीं सकती। एक विशेष वर्ग को अगर लाभ मिलेगा तो कहीं न कहीं असमानता बनी रहेगी। और इसके लिए मैं किताबें बता दूं आपको, एक तो दृष्टि की किताब आती है नेट की, एक अरिहंत की भी आती है, एक प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की भी आती है। ये सारी किताबें भी आप देख सकते हैं इन सभी के लिए, ठीक है ना। उनके अंदर अच्छा शॉर्ट में दे रखा है। और वैसे देखा जाए तो अलग अलग अगर नेट की तैयारी करने वाले हैं तो उनके लिए तो मैं ये बोलूँगा कि आप लोग जो दृष्टि की है वो भी ले आए, और जो इसकी अरिहंत की है वो भी ले आए, क्योंकि टॉपिकों का ऐसा है कि वैसे तो दृष्टि बहुत बेटर है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अरिहंत में
दृष्टि से भी अच्छे दिए हुए हैं। प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की बुक जो है वो थोड़ी छोटी है, ठीक है ना, बाकी ये दोनों बड़ी है। तो अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें से कोई भी ला सकते हैं, क्योंकि अभी तो 1 महीने में आपसे नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन आगे नेट की तैयारी में ये काम आने वाली है। लगातार वही बिंदु आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि नेट में थोड़ा सा डीप जाना पड़ता है। वर्तमान में राजनीतिक व सामाजिक स्थिति, राजनीति में आज भी जाति को केंद्र मानकर उम्मीदवार चुना जाता है। भारत एक विकासशील देश है। हम अमेरिका, जापान, रूस जैसे विकसित देशों की कतार में खड़े होना चाहते हैं, किंतु जब तक हम इस दैत्य रूपी जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं कर देते, यह संभव नहीं है। अंबेडकरी विचारधारा से युक्त लाखों संगठन भारत में अपना कार्य कर रहे हैं, जो जाति का निषेध करते हैं। ठीक है, क्या मानते थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते थे कि हम लोग जो है अपने आप को अमेरिका, जापान और रूस जैसे विकसित देशों की कतार में हम लोग जो है खड़ा करना चाहते हैं हम अपने आप को, लेकिन वहां तब तक नहीं तब तक नहीं खड़े रह सकते जब तक दैत्य रूपी जाति व्यवस्था या जाति व्यवस्था रूपी दैत्य जो है यहाँ इस भारत के अंदर मौजूद है, तब तक हम विकसित देश नहीं हो सकते। क्योंकि हम धर्म, और ये तो बाबा साहब तो कभी कह गए थे, हमें आज भी पता है, आज भी हम धर्म, जाति, ठीक है ना, क्षेत्र, वर्ग, यहां तक कि उपजाति, आदि वर्गों में विभाजित होकर आपस में झगड़ रहे हैं, और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और कारण क्या है? कारण है इसके पीछे कहीं न कहीं स्वार्थ। आम जो लोग हैं, जो आम जनता है, उसको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो नेता लोग हैं वो कहीं न कहीं इस वर्ग को अपनी तरफ ले आते हैं। वो कैसे? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर, वर्ग के नाम पर उनको प्रलोभन दिखाया जाता है, उनको डर दिखाया जाता है, साम दाम दंड भेद जैसे भी उनको अपनी तरफ किया जाए कर लिया जाता है। और करने के बाद स्वयं के जो जो भी लालच है वो पूरे कर लिए जाते हैं, ये हमें अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी हम चले जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें उसके नाम पे ब्लैकमेल कर लिया जाता है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, वर्ग के नाम पर, ठीक है ना। और रियल में हम जानते हैं कि उनका सबका एक ही सिस्टम रहता है, ये सारी चीज़ें। तो जब तक ये चीज़ें हट नहीं जाती हैं तब तक सभी को बराबरी का मौका मिलना चाहिए, लेकिन किसी भी अवस्था में जातीय संकीर्णता से मुक्त नहीं हो पाए। डॉक्टर अंबेडकर ने गौतम बुद्ध के मूल मंत्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की और उसे अपनाया। कई राजनीतिक पार्टियों ने भी इसे ग्रहण किया, किंतु सत्ता में आते ही उनमें सत्ता के अवगुण विद्यमान होने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लोगों को अपने देश के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर, सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक हम लोगों ने बनाकर देखा है कि हम लोगों ने देखा कि ये बंदा जब वहां जाएगा, लेकिन उल्टा वही चीजें हो जाती हैं। जिन चीजों से नाराज होकर हम उनको चुनते हैं, नए लोगों को चुनते हैं, वही लोग बाद में जाकर वैसे ही हो जाते हैं। राजनीतिक जीवन, अंबेडकर ने अगस्त 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राजनीतिक जीवन, स्वतंत्र लेबर पार्टी, याद रख लेना कब? 1936 में, अगस्त 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी, अगस्त 1936 में, ठीक है ना। किसने स्थापना की थी? वैसे लेबर पार्टी की स्थापना तो बाहर अदर कंट्री में हो चुकी थी, शायद अमेरिका में या इंग्लैंड में, और क्योंकि वो मैंने मैटर उठाया नहीं, पढ़ तो मैंने लिया था, ठीक है ना, लेकिन वो वहाँ से उठाया नहीं क्योंकि वो अपने काम की चीज़ नहीं थी। और यहाँ पर स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना जो है अंबेडकर जी ने की थी, जो 1937 में
1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 15 सीटें जीती। बाद के वर्षों में अंबेडकर ने इस दल को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया था। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया था। ठीक है, कब? 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 15 सीटें जीती थी। याद रख लेना। क्या है? राजनीतिक जीवन स्वतंत्र लेबर पार्टी। याद रह जाएगा। राजनीतिक जीवन 1936 ईस्वी स्वतंत्र लेबर पार्टी। 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 15 सीटें जीती थी। बाद में इसी का नाम क्या रख दिया था? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी। स्वतंत्र लेबर पार्टी का बाद में क्या नाम रख लिया था? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी। पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन और देखते हैं पूना पैक्ट। गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के फलस्वरूप, गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के फलस्वरूप, एक बात और ध्यान रखना हिंदी वालों कि ऐसा है भी, अगर आप नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा, और सेट में मैं आपको बता दूं कि नेट और सेट को साथ लेकर न चले, क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि नेट और सेट को साथ लेकर चलते हैं। नेट और सेट को साथ लेकर चलने का क्या मतलब है, मैं आपको बता देता हूं। नेट और सेट को साथ लेकर चलने का मतलब ये है कि आप लोग क्या करते हैं, ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि ये नेट में काम आ जाएगा, इसलिए इस बिंदु को विस्तार से कर लिया जाए। आप लोग ये सोचते हैं कि सेट में, नेट में ये बिंदु काम आ जाएगा, इसलिए इसको विस्तार से कर लिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों का जो पाठ्यक्रम है वो पूरा नहीं होगा। तो एक बार नेट को भूल जाओ, नेट को भूल जाओ और केवल सेट पर ध्यान दो। और सेट के लिए केवल 1 महीना बचा है, तो उसी स्पीड से कम एक बार रिवाइज अवश्य कर लें। एक बार कम से कम स्पीड से उसे अवश्य करें, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, पेपर बिल्कुल साधारण आने वाला है। ऊपरी तौर पर ही पूछेंगे, जो रचना आपके सिलेबस में लगी हुई है उस रचना का सीधे सीधे तौर पर ही पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा सीधे सीधे तौर पर? सिलेबस की मैं बात करूं तो जैसे हमारे सिलेबस के अंदर रचनाओं की बात करें तो 5वीं इकाई से हमारे हिंदी कविता शुरू हो जाती है। 4थी इकाई में अंबेडकर दर्शन है, गांधीवादी दर्शन है, लोहिया दर्शन है, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्थिरम। तो मैं ये सारी चीज़ें थोड़ा सा करवाने की कोशिश करूंगा। यहाँ मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बाकी चीज़ें अपने पास है। मैं चाहूँ तो बड़ी आसानी से काव्य का लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, आदिकाल वगैरह की क्लास में लाऊंगा। ये आसान सी चीज़ें भी मैं करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें मुझे अपने व्यूज बढ़ाने से ज़्यादा ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग वो चीज़ पढ़ो जो आपको कोई नहीं पढ़ा रहा है। फिलहाल ये चीज़ें पहले से यूट्यूब पर बहुत बड़ी संख्या में पड़ी है, और ऐसी जो नई चीज़ें हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को पढ़ा पाऊँ। अब जैसे कहने का मतलब है कि विद्यापति की पदावली, अब विद्यापति की पदावली है, संपादक है डॉक्टर नरेंद्र झा। अब विद्यापति की पदावली का संपादन डॉक्टर नरेंद्र झा ने कब किया था, ये पूछा जा सकता है। बड़ा आसान सा है। तो आपने अगर एक बार भी पढ़ा तो आपको वो सन कहीं ना कहीं जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो वो आपको सन पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। ये समस्या है। जैसे जायसी ग्रंथावली, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब जायसी ग्रंथावली का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब किया था, ठीक है ना। और नागमती वियोग खंड जो है वो उसका कौन सा खंड है। अब ये आसान सी बातें हैं। जैसे हम बात करें कि कलगी बाजरे की, अब कलगी बाजरे की किसकी रचना है? अज्ञे की है, लेकिन इसकी रचना कब हुई थी, ठीक है ना, इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो ये पूछा जा सकता है। ये आसान सी चीज़ है। तो ऐसी चीज़ें आपने जरूर याद रखनी है। और सन तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे सिलेबस निकलवा लीजिए और उसके ऊपर ही लिख लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको याद रहे। और एक इनका क्रम अवश्य याद रखना है। जो भी रचनाकार पूछे गए, जैसे कवियों का अलग क्रम बना लीजिए सन के हिसाब से, और उनका अलग बना लीजिए नाटक उपन्यास कहानियों का। जैसे लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु, अब परीक्षा गुरु उपन्यास है, इसकी रचना कब की थी, इसके बारे में कोई छोटी सी सारांश है, कोई कहानी है, कौन पात्र है। तो इतने छोटे छोटे सारांश, जो दृष्टि की बुक है, जो अरिहंत की है, ये सारी किताबें मेरे पास हैं। मैं आपको बता दूं ये बड़ी बड़ी किताबें हैं और अच्छी पुस्तकें हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। मेरे पास तो वैसे बहुत सारी है, मतलब अलग से
मैंने तो अलग से जो रचनाएं हैं उनके दृष्टि के नोट्स वगैरह ला रखे हैं, क्योंकि आपको पढ़ाना है तो लाने ही पड़ेंगे। ये प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की है जो इतनी सी बड़ी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये शुरुआती क्लासों में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ये दृष्टि की है, ये काफ़ी बड़ी किताब है दृष्टि की, ठीक है ना। और ये है अरिहंत की, नहीं ये है, ये कोई पर्सन है, पियर्सन है, पियर्सन पता नहीं पियर्सन क्या है, अंग्रेजी में कमज़ोर है। ये किताब है, ये भी शानदार किताब है, PEARSON, अच्छी किताब है। जो पुराने पापी हैं और JRF करना चाहते हैं तो वो ला सकते हैं। ये भी, ये प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की छोटी किताब है। पहले जो अरिहंत की दिखाई थी वो फर्स्ट पेपर था, और ये है अरिहंत की सेकंड पेपर हिंदी की। ये ठीक किताब है, अच्छी है पढ़ने में। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। चलते हैं, बात कर रहे थे पूना पैक्ट, ध्यान से पढ़ेंगे। पूना पैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूना पैक्ट गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के फलस्वरूप कम्युनल अवार्ड की घोषणा, क्या थी? कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य समाज में पूंजीवादी और असमानतावादी व्यवस्थाओं का विरोध करना था। कम्युनल अवार्ड का उद्देश्य क्या था? ठीक है ना। गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के बाद, गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के फलस्वरूप कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई। किसकी घोषणा की गई प्यारे बच्चों? कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई। किसकी? कम्युनल अवार्ड की। और इसका उद्देश्य क्या था? पूंजीवादी और असमानतावादी व्यवस्थाओं का विरोध करना था, जिसके तहत राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए दलित वर्ग को, कौन से वर्ग को? दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार मिला था। कितने वोटों का अधिकार मिला था? 2 वोटों का अधिकार मिला था। तो भाइयों देख लो, 2 वोटों का अधिकार मिला था। 1 वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुनेंगे तथा दूसरे वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनेंगे। 2 वोट। एक जो बंदा खड़ा होना था वो सिर्फ दलित वर्ग से ही खड़ा होगा और दलित वर्ग के लोग ही उसे चुनेंगे। ठीक है ना। ये व्यवस्था जो थी, कहीं ना कहीं आप लोग मुझे अन्यथा ना ले इन बात को, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसी व्यवस्थाएं आज देखने में मिल रही हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो था ये बहुत ही शानदार डिसीजन था। क्योंकि आज भी जैसा हम देखते हैं कि इस समुदाय के जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो लगभग कठपुतली मात्र होते हैं। इस समुदाय के अधिकतर प्रतिनिधि जो होते हैं वो कठपुतली मात्र ही होते हैं। और ये मैं नहीं, आप लोग अच्छे से अपने जो स्थानीय प्रतिनिधि है, जैसे जो भी पंचायत पर जो चुना जाता है, सरपंच आदि है, डायरेक्टर है, प्रधान है, ये सभी अगर इस वर्ग से होगा तो आप देखेंगे कि कहीं न कहीं उन पर जो है अन्य वर्ग का अधिकार रहता है। ये सारी चीजें और क्या। मिल जाऊंगा। ठीक है। फैमिली मैन के लिए ऐसा होता है भैया, क्या बताएं। 1 वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुनेंगे तथा दूसरे वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनेंगे। इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितों के ही वोट से चुना जाना था। अब वो बात अलग है, हो सकता है कि आज तक वो अधिकार होता था, क्या पता उसका भी दुरुपयोग हो जाता, ऐसा हो सकता था, लेकिन ये नहीं मिला तो ऐसा लग रहा है कि अब दुरुपयोग हो रहा है। तो जो भी है, गांधी इस समय पूना की जेल में थे। अब जब ये अधिकार मिला उस समय गांधी जी पूना की जेल में थे, पूना की यरवदा जेल में थे। कम्युनल अवार्ड की घोषणा, कम्युनल अवार्ड की घोषणा होते ही पहले तो उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसे बदलवाने का प्रयास किया, परंतु जब उन्होंने देखा कि यह निर्णय बदला नहीं जा रहा तो उन्होंने मरण अनशन पर बैठने की घोषणा कर दी। डॉक्टर अंबेडकर ने बयान जारी किया कि यह एक पीड़ादायक आश्चर्य है कि गांधी जी ने केवल अछूत लोगों को ही अपने विरोध के लिए चुना है, जबकि भारतीय ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों को मिले इसी पृथक निर्वाचन के अधिकार के बारे में गांधी ने कोई आपत्ति नहीं की। ठीक है ना। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या लिखा कि यह एक पीड़ादायक आश्चर्य है
कि गांधी ने केवल अछूत लोगों को ही अपने विरोध के लिए चुना है, जबकि भारतीय ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों को मिले इसी पृथक निर्वाचन के अधिकार के बारे में गांधी ने कोई आपत्ति नहीं की है। उन्होंने आगे लिखा, कहा कि गांधी के प्राण बचाने के लिए वे अछूतों के हितों की बलि नहीं दे सकते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि वे गांधी जी की जान बचाने के लिए दलितों के अधिकारों पर कुठाराघात नहीं कर सकते। गांधी के प्राण बचाने के लिए वे अछूतों के हितों की बलि नहीं दे सकते, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। ठीक है, लेकिन गांधी के प्राणों पर भारी संकट आन पड़ा। एक और अकेले डॉक्टर अंबेडकर और अनपढ़, अचेतन और असंगठित दलित समाज, एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर और अनपढ़, अचेतन और असंगठित दलित समाज, तो दूसरी ओर सारा स्वर्ण हिंदू समाज, कस्तूरबा गांधी व विरोध पैदा हो गया था दोनों में। ठीक है ना, एक तरफ स्वर्ण पूरा समाज और दूसरी तरफ जो गांधी जी की तरफ थे, और एक तरफ अकेले अंबेडकर और उनके साथ दलित, वंचित और अनपढ़ लोग थे। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। आखिर में क्या होता है, कस्तूरबा गांधी व उनके पुत्र देवदास बाबा साहब के पास गए और प्रार्थना की कि गांधी के प्राण बचा लें। तब गांधी जी ने 24 सितंबर 1932 को संध्या 5 बजे, क्योंकि इसमें लिखा नहीं गया है, ऐसा भी पढ़ा हुआ है मैंने कि कहीं न कहीं जो है आपस में विद्रोह शुरू हो गया था और बहुत बड़ी संख्या में आपस में लोगों के मरने की संभावना पैदा हो गई थी कि जो स्वर्ण है और जो दलित है वो आपस में झगड़ेंगे और बहुत से लोग जो है वो मारे जाएंगे ऐसी स्थिति में। तो इसलिए उन हत्याओं को बचाने के लिए भी, इस देश में नरसंहार को बचाने के लिए, अब आप देख सकते हैं कि यहां एक तरफ गांधी जी भी है, ठीक है ना, जो अपनी जिद पर अड़े हुए थे, जिन्होंने नरसंहार के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, और एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तभी उन्होंने संविधान लिखा था। वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने नरसंहार को बचाने के लिए उन्होंने न जाने कितने लोग मारे जाते, उन सबको बचाने के लिए आखिर में उन्होंने हार मानी और जाकर गांधी जी के साथ वो समझौता किया। गांधी जी के प्राणों को बचाने के लिए नहीं, लाखों देश की जनता को बचाने के लिए, ऐसा लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना कहीं भी। 24 सितंबर याद रख लेना, कब? 24 सितंबर 1932 को संध्या 5 बजे यरवदा जेल पूना में गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच समझौता हुआ। कब? 24 सितंबर 1932 को संध्या 5 बजे यरवदा जेल पूना में गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। कब? 24 सितंबर 1932 ईस्वी। 24 सितंबर 1932 ईस्वी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कब वो पार्टी की स्थापना कौन सी थी? स्वतंत्र लेबर पार्टी। कब की थी? 1936 ईस्वी में, अगस्त 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी, ठीक है ना। और जिसमें अछूतों को 2 वोट का अधिकार दिया गया था। वो क्या था? कम्युनल अवार्ड, ठीक है ना। गोलमेज सम्मेलन के विमर्श के बाद कम्युनल अवार्ड आया था, जिसका उद्देश्य था मतलब अछूतों को समानता दिलाना, उनका अधिकार दिलाना, वंचितों को उनका अधिकार दिलाना, और उस अधिकार के अंतर्गत दलितों को 2 वोट का अधिकार दिया गया था। लेकिन पूना पैक्ट में पुनः 2 वोट का अधिकार जो है वो छीन लिया गया था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। इस समझौते में क्या हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर को कम्युनल अवार्ड में मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ना पड़ा तथा संयुक्त निर्वाचन पद्धति को स्वीकार करना पड़ा। परंतु साथ ही कम्युनल अवार्ड से मिली 78 आरक्षित सीटों की बजाय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 148 करवा ली थी। पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की जो संख्या थी वो 148 करवा ली थी। महिलाओं से संबंधित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार पढ़ लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय दशा को देखकर काफी चिंतित थे। यही कारण है कि उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री रहते हुए हिंदू कोड बिल संसद में प्रस्तुत किया और हिंदू स्त्रियों के लिए न्याय सम्मत व्यवस्था बनाने के लिए इस विधेयक में उन्होंने व्यापक प्रावधान रखे। महिलाएं तो जानती भी नहीं है, महिलाएं तो जानती भी नहीं है कि आज जब वो घर से निकलती हैं, आज वो पढ़ पा रही हैं, आज वो स्वतंत्र घूम रही हैं, और आज उनको आज़ादी है कि कोई अगर टच भी कर देना तो उसको 1 मिनट में सजा हो जाती है। ये सारे अधिकार दिलाने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये भी बता दूं कि सारे इनके विरोध में खड़े थे, अकेले खड़े थे। एक तरफ ये अकेले थे, दूसरी तरफ पूरे के पूरे सभी के सभी नेता दूसरी तरफ से जो महिलाओं को अधिकार दिलाने के पक्ष में नहीं थे,
कोई गिने चुना एक आधा होगा, तो इतना राजनीति के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन गिना चुना होगा। वहां इनको यहां तक कि त्याग पत्र देना पड़ा था। इन्होंने नाराज होकर त्याग पत्र, विधि मंत्री के पद से त्याग पत्र ही दे दिया था कि नहीं, मुझे नहीं रहना। ठीक है ना, अगर तुम लोग इस तरह से बात नहीं मानते हो, क्योंकि उस वक्त जो स्थितियां थी वो ऐसी थी कि महिलाएं घर में ही रहनी चाहिए, वो पढ़नी भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इस तरह की कंडीशनों में हिंदू कोड बिल पढ़ लेना महिलाओं के लिए विशेष है कि आप एक बार हिंदू कोड बिल जब भी परीक्षा के बाद पढ़ लेना, सेट की परीक्षा के बाद एक बार हिंदू कोड बिल है ना वो पढ़ना। फिर पता चलेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो नेता थे वो दलितों के नहीं, वो सिर्फ महिलाओं के नेता थे। सबसे अधिक उन्होंने काम किया था तो महिलाओं के लिए काम किया था, क्योंकि दलित पिछड़े तो फिर भी निकल सकते थे, लेकिन महिलाओं के लिए हजारों करोड़ों वर्षों से कोई व्यवस्था ही नहीं थी। इस विधेयक में उन्होंने व्यापक प्रावधान रखे। उल्लेखनीय है कि संसद में अपने हिंदू कोड बिल मसौदे को रोके जाने पर उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की बात कही गई थी। अभी तक भी, मैं स्पष्ट बात कहता हूं, अभी तक भी क्या है, 90% पुरुषों के दिमाग में यह बात है कि महिला को जो संपत्ति में अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और बाबा साहब ने तब 1948 में ही ये बात कर दी थी। 1948 में ही ये बात कर दी थी कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है ना, और आज भी 90% से अधिक पुरुष जो है ये सोचते हैं कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलना चाहिए, और 90% से अधिक महिलाएं संपत्ति में अधिकार लेती भी नहीं है, जबकि ये उनका अधिकार है। और पुरुषों को भी ये चाहिए, माता पिता और भाई को भी ये चाहिए कि वो महिला को उसका अधिकार दे जो उसका अधिकार बनता है। ठीक है, संसदीय मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था। उत्तराधिकार से तात्पर्य पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार, विवाह है, अर्थव्यवस्था, सभी में लैंगिक असमानता को दूर करना। मजदूर कल्याण व श्रम कानून, मजदूरों के लिए भी उन्होंने मजदूर वर्ग के कल्याण के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। इनके प्रयासों से प्रतिदिन 8 घंटे काम करने का नियम पारित हुआ, जबकि पहले मजदूरों से प्रतिदिन 12 से 14 घंटे काम लिया जाता था। ऐसे ही नेता नहीं बन गए थे भैया। 8 घंटे काम करने वाले बंदे से 12 से 14 घंटे काम, 14 घंटे काम करने वाले को 8 घंटे आधे घंटों पे ले आए थे। ठीक है ना, और इससे ज्यादा मजदूरों के लिए क्या किया जा सकता है। उनके प्रयासों से मजदूरों के लिए इंडियन ट्रेड यूनियन अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा मुआवजा आदि में भी सुधार हुआ। उल्लेखनीय है कि उन्होंने मजदूरों को राजनीति में सक्रिय भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान में प्रचलित लगभग सभी श्रम कानून बाबा साहब के ही बनाए हुए हैं। पहले मजदूर जो था ना, मजदूर क्या था, मजदूर और बैल, ठीक है ना, इन दोनों में अगर किसी को महत्व दिया जाता था ज्यादा, तो वो बैल को ज्यादा महत्व था और मजदूर को उससे कम महत्व था। बाकी अधिकारों के लिए तो उसके लिए कोई जगह नहीं थी। जितनी घर में बैल का महत्व होता है उससे कम मजदूरों का महत्व हुआ करता था। उनको सिर्फ काम करने के लिए माना जाता था कि ये सिर्फ काम करने के लिए पैदा हुए। लेकिन बाबा साहब ने उनको अधिकार दिए, राजनीतिक अधिकार दिए, सामाजिक अधिकार दिए। छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष, छुआछूत के विरुद्ध भी उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा वहां मैं देश हित को प्राथमिकता दूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब ने क्या कहा था कि जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा, जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा वहां मैं देश हित को प्राथमिकता दूंगा, लेकिन जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। इसको लोग अलग तरीके से भी ले सकते हैं, लेकिन यह भी कहीं ना कहीं उनका देश प्रेमी था। यह भी कहीं ना कहीं उनका देश प्रेमी था। वो अच्छे से जानते थे, ठीक है ना, कि जो लोग दलितों को उनका अधिकार नहीं देना चाहते वो इस देश के विकास के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते। इस देश के विकास के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते। वो सिर्फ अपने विकास के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि देश के विकास के बारे में सोचने वाला व्यक्ति इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में सोचेगा।
और वो ऐसे प्रयास करेगा कि शोषितों वंचितों को आगे कैसे लाया जा सके। क्योंकि हम शिक्षक हैं, हम देखते हैं, हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो हमें पता होता है, हम बच्चों को 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक कैटेगरी जो टॉपर है, उनके साथ अन्याय न हो इसलिए उनको अलग तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया जाता है, उनको सिलेबस अलग तरीके से दिया जाता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टों के लिए पाठ अध्याय जो दिए जाते हैं और उनको अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि उनको ऐसा ना लगे कि वो मीडियम ना रह जाए, ठीक है ना, ताकि वो टॉप कर सके। जो मीडियम बच्चे हैं उनको उसी स्तर पर रखा जाता है जो ज़्यादातर रहते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल ही पिछड़े हुए होते हैं, जिनका पास होना भी मुश्किल होता है, उनको उस तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं ताकि, क्योंकि अगर हम एक ही तरीके से लेंगे तो फेल वाले फेल हो जाएंगे, जो पास होने लायक थे वो तो फेल हो जाएंगे, मीडियम वाले थोड़े से ऊपर आ जाएंगे और जो टॉप वाले थे वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग उनको इस तरीके से देखते हैं। तो बांटना कर्तव्य बनता है, जो नेतृत्व करता है उसका कर्तव्य बनता है कि वो सभी को डिवाइड करे, किसको कैसे बराबर लेकर आना है, ठीक है ना। तो यही चीजें थी। डॉक्टर अंबेडकर ने हर वर्ग के प्रतिनिधित्व की बात पर हमेशा जोर दिया, चाहे वह महिला हो, दलित हो, पिछड़े हो या सामान्य वर्ग हो। डॉक्टर अंबेडकर ने हर वर्ग के प्रतिनिधित्व की बात पर हमेशा जोर दिया, चाहे वह महिला हो, दलित हो, पिछड़े हो या सामान्य वर्ग हो। वह अपनी रचनाओं में सबके विकास की बात करते हैं, किंतु आजादी के पश्चात सामाजिक ढांचा सुधरने की बजाय और अधिक जटिल हो गया है। सभी वर्ग वोट बैंक बन गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर का अपने को अच्छी तरह से पता है। अब कोई झूठ बोलना चाहे या अपने आप को झुठलाना चाहे तो बात अलग है। बाकी वोट बैंक जो है वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर पूरी तरह से बंटा हुआ है। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, कोई निजी स्वार्थ छोड़ दिए जाए तो बात अलग है, वरना लोग अपनी जाति, अपने धर्म के व्यक्ति को ही वोट देना पसंद करते हैं, चाहे वो कितने अच्छे क्यों ना हो। कुछ लोगों को छोड़कर उन लोगों से कुछ होना जाना है नहीं, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर का मूल संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो व संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित रहो व संघर्ष करो। किंतु इसका पहला अंश ही, क्योंकि शिक्षित किसी भी, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो, ठीक है ना। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो गरीब है, शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, तो उसको सबसे पहले शिक्षित बनना ही होगा। क्योंकि उसके पास बिजनेस करने के और कोई अल्टरनेट नहीं है, उसके पास और कोई धन नहीं है कि वो पैसे कमा लेगा। उसको सबसे पहले शिक्षित बनना होगा, और शिक्षित बनने से ही उसकी सफलता निश्चित नहीं हो जाती। उसके बाद उसको संगठित रहकर संघर्ष करना होगा, और संघर्ष भी डटकर करना होगा, तब वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस संघर्ष से निकाल पाएगा। किंतु इसका पहला अंश ही पूर्ण नहीं हो पाया है। वर्तमान में भी भारत पूर्ण रूप से शिक्षित राष्ट्र नहीं हुआ है। यह पहला अंश ही पूर्ण नहीं हुआ है। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी जर्जर है, इतनी बुरी हालत में है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जब शिक्षक बन जाओगे तब आपको पता चलेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में समानता लाने के लिए अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने समानता लाने के लिए अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया था। उन्होंने समाज में समानता व्याप्त करने के लिए कई आंदोलन भी किए, जिसमें उनके नेतृत्व में 20 मार्च 1927 को 20 मार्च 1927 को कब 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ शहर में महाड़ सत्याग्रह किया गया। महाड़ सत्याग्रह, कौन सा सत्याग्रह? महाड़ सत्याग्रह, जिसका उद्देश्य अछूतों को चवदार तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाना था। अंबेडकरवाद के अनुसार जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का पूरी तरह खात्मा किए बिना हम समानता का आदर्श नहीं पा सकते। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था कि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का पूरी तरह खात्मा किए बिना हम समानता का आदर्श नहीं पा सकते। जाति के खत्म होने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि सभी जातियों के लोग समाज में एक साथ उठने बैठने लगे। जब तक जाति की धारणा आम आदमी के दिमाग से पूर्णतः विलुप्त और नष्ट नहीं होगी, तब तक समस्या का समुचित समाधान नहीं हो सकेगा। वर्तमान भारतीय राजनीति में अंबेडकरवाद का प्रभाव काफी ज्यादा दिखाई पड़ता है। इसका पहला महत्वपूर्ण उदाहरण कांशीराम द्वारा 1978 में स्थापित बामसेफ था, जिसकी सीमाओं को देखते हुए 1981 में उन्होंने DS4 अर्थात दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन किया। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति किन्होंने? कांशीराम ने। DS4 को ही भंग करके बहुजन समाज पार्टी बाद में निर्माण। ये जो बहुजन समाज पार्टी है
ठीक है ना, ये दलित शोषित समाज संघर्ष DS4 बाद में क्या बन गई थी, DS4 का निर्माण कब हुआ था, 1984 में। और बाम सेफ ये कर्मचारियों का संगठन था, ठीक है ना, एम्प्लॉइज फेडरेशन, जो कर्मचारी संगठन थे दलित शोषित जो वंचित, ठीक है ना, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज का एक संगठन था, जिसकी स्थापना 1981 में कब की थी, कांशीराम द्वारा, 1978 में, सॉरी, कांशीराम द्वारा 1978 में बाम सेफ। और 1981 में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना की गई थी। और 1984 में DS4, और इसी को ही बाद में बहुजन समाज पार्टी बना दिया गया था। महाराष्ट्र में नामदेव ढसाल द्वारा, महाराष्ट्र में नामदेव ढसाल द्वारा स्थापित दलित पैंथर्स पार्टी, दलित पैंथर्स पार्टी, तथा हाल ही में उत्तर प्रदेश में उदित राज द्वारा इंडियन जस्टिस पार्टी, इंडियन जस्टिस पार्टी इसी विचारधारा का अन्य उदाहरण है। महाराष्ट्र में रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी इसी का उदाहरण है। और वर्तमान में चंद्रशेखर की उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी, ठीक है ना, आजाद समाज पार्टी भी इसी का ही एक उदाहरण है। प्रत्येक नागरिक अपने आप को सबसे पहले और अंत में भी भारतीय समझे ताकि राष्ट्रीय एकता कायम रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि प्रत्येक नागरिक अपने आप को सबसे पहले और अंत में भी भारतीय समझे ताकि राष्ट्रीय एकता कायम रहे। स्वतंत्रता एवं मानवाधिकार किसी को उपहार के रूप में नहीं मिलते, उसके लिए संघर्ष किया जाता है। तो ये था आज का अंबेडकर दर्शन, ठीक है ना। बहुत विस्तार से नहीं बता पाया हूँ, लेकिन इतना सा काफ़ी है सेट के लिए, क्योंकि समय कम है। और PDF प्राप्त करने के लिए 63,771,24,802 पर 63,771,24,802 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ भी आपको PDF मिलेगी। लेकिन व्हाट्सएप पर इन दिनों क्या है कि वो जो ज़्यादा डाटा नहीं भेज सकते हैं, ज़्यादा बार आप क्लास नहीं भेज सकते, इसलिए आप टेलीग्राम ज्वाइन, संकुल मार्गदर्शन के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ भी मैं कोशिश करूँगा। लेकिन ऐप पर ये परमानेंट मिलेगी। संकुल मार्गदर्शन के नाम से ऐप है, वहाँ पर जो है PDF आपको मिल जाएगी। PDF इसके तैयार है, इस बार पहले PDF तैयार की गई है, उसके बाद ही क्लासें ली गई है। तो ये PDF है, मैं आपको बता दूं, ये PDF है। ये PDF आपको, आप सीधे संकुल मार्गदर्शन इस नाम से ऐप है, वहाँ पर आप जाइए, वो डाउनलोड कीजिए और आपको वहाँ पर क्या है, ये जो PDF है मिल जाएगी। और आगे जितनी भी क्लासें आएंगी सभी की PDF वहीं पर आपको मिलेगी। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।